हाँ सर, ज्वाइन कर रहे हैं कृष्ण। ओके ओके। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये एक नया ब्राउजर शायद आप लोगों ने देखा होगा, इस पे एड्स नहीं आती ज्यादा करके, ब्रेव। ओके, तो आज हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग का पार्ट चालू करते हैं। ओके, ओके। तो आप लोगों को कुछ आइडिया है ऑटोमेशन, टेस्ट ऑटोमेशन क्या होता है? मतलब नो सर। जैसे हम लोग अभी मैनुअल टेस्ट केस लिखते थे, राइट? और हम उसको, अगर हमें कुछ टेस्ट केस हमने लिखे हैं और हमें उनको क्या करना होता है, मैन्युअली जाके एग्जीक्यूट करना होता है, राइट? जैसे सपोज ये कुछ टेस्ट केस हमने लिखे थे शायद। ओके, सपोज एक टेस्ट केस है जिसमें हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, और सपोज कंसिडर करो कि एक गूगल का कोई टेस्ट केस है कि गूगल पे जाके कुछ हमें सर्च करना है। ओके, गूगल में सपोज कोई काम कर रहा है और उसको है कि गूगल का यूआरएल ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करना है, और आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करने के बाद क्या होता है ये देखना है। तो ये अगर उसको टेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, ऐसे टेस्ट केस लिखेगा और खुद से जाके ब्राउजर ओपन करेगा और वो सब क्लिक करके देखेगा और वेरीफाई करेगा कि उसको सब डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? ऐसे हम मैन्युअली टेस्ट करते हैं। बट टेस्ट ऑटोमेशन में क्या होता है, जो भी हमें टेस्ट केस करने होते हैं, राइट? तो वो टेस्ट केस हम क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लिख सकते हैं, जैसे जावा में हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, और वो स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं वैसे वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। और वो क्या करता है, जैसे हम मैन्युअली जाके कुछ सबमिट करते हैं, जैसे न्यू टैब ओपन किया और यहाँ पे जाके गूगल टाइप किया। ओके, ऑल हमारी जो एक एक करके एक्शन है हमें क्या करना होता है, लिखना होता है, और वो एक्शन ऑटोमेटिकली फिर जब हम रन करते हैं तब वो एक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। ओके, और वो टेस्ट केस हम एक बार मतलब स्क्रिप्ट लिख देते हैं, फिर वो टेस्ट केस हम कितने भी बार रन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा कैसे रहता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तब बिल्ड आती रहती है, राइट? जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने एक फीचर लॉन्च किया और उन्होंने वो टेस्टर को दे देते हैं कोड टेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद उसमें सपोज 2 फीचर उन्होंने दिए। ओके, फिर वो क्या करते हैं, वापस से नया कोड देते हैं हमारे पास, तो उसको बोलते हैं बिल्ड टू। और फिर उसमें जो पुराने 2 फीचर थे उसमें कुछ न्यू ऐड किया हुआ है। ओके, न्यू और कुछ एनहांसमेंट ऐड की हुई है, एंड अगेन न्यू 2 फीचर उन्होंने प्रोवाइड किए। ओके, ऐसे न्यू न्यू फीचर्स आते रहते, जैसे आपको आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा कि एवरी टाइम व्हाट्सएप रिलीज करता है कोई न्यू फीचर आता है, राइट? कुछ ओल्ड बग होंगे तो वो बग फिक्स होती है। तो सपोज हमने क्या किया, वो 2 फीचर के लिए सपोज हमने 10 टेस्ट केस लिखे थे। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास 2 ओल्ड फीचर के वो फीचर थे और उसमें कुछ नई ऐड हुआ है और 2 फीचर और ऐड हुआ है। तो ये पुराने 10 टेस्ट केसेस देन प्लस हमारे जो ओल्ड में कुछ नया ऐड हुआ है उसके लिए सपोज मैंने 3 टेस्ट केस लिखे, और फिर उसके बाद ये 2 न्यू फीचर ऐड हुए हैं, उसके वापस मैंने कुछ 8 टेस्ट केस लिख लिए। ओके, सपोज हमारे पास पहले फीचर आया था लॉगिन एंड डैशबोर्ड का।
ओके, तो उसके मैंने टोटल 10 टेस्ट केस लिख दिए थे। फिर उसके बाद लॉगिन और डैशबोर्ड ऐड हुआ। फिर उसके बाद मेरा व्यू बैलेंस और फंड ट्रांसफर का और 2 मॉड्यूल ऐड हो गए। फिर ऐसे करके उसमें मैंने और टेस्ट केस ऐड किए। वो आपको टेस्ट केस समझ गया होगा, राइट? हम कैसे टेस्ट केस ऐसे लिखते हैं, जैसे लॉगिन मॉड्यूल के हमने वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड के लिए कुछ टेस्ट केस लिखे, तो ऐसे हमारे टेस्ट केस ऐड होते रहते हैं। और सपोज न्यू बिल्ड आता है और एक महीने में बिल्ड 3 आ गया, ओके, उसमें जो ओल्ड था उसमें कुछ 5 बग फिक्स हुए थे, ओके। फिर उसके बाद न्यू एक फीचर उन्होंने लॉन्च किया, तो उसके क्या होंगे, ये पुराने वाले जो सब हमारे टेस्ट केस थे, जैसे 21 सपोज टेस्ट केस है, वो टेस्ट केस रहेंगे। वापस हम जो न्यू न्यू था उसमें कुछ न्यू टेस्ट केस ऐड हो जाते हैं। सपोज मैंने और 5 टेस्ट केस ऐड किए न्यू फीचर के लिए, तो ऐसे हमारे जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ता है वैसे वैसे हमारे टेस्ट केस बढ़ते हैं। और ऐसे भी होता है, जैसे सपोज हमारा बिल्ड आ गया, न्यू एक बिल्ड आ गया, और हमने जो पुराने अभी कितने फीचर हो गए, 2+2+2 6, तो जो 6 फीचर थे वो हमने उतने ही फीचर कंटिन्यू रखे, ओके। और उसमें जस्ट हमने क्या किया, जो कुछ अगर कुछ बग्स थे, कुछ इशू था, तो वो बग हमने फिक्स किए। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमारे पास 26 टेस्ट केस हो गए टोटल, तो हम इसमें एनालिसिस करते हैं कि सबके सब जरूरत है क्या। अभी अभी जो हमने एकदम स्टार्ट में लिखे थे वो सब जरूरत है। अभी कोड अगर स्टेबल हो गया तो हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट केस फिर कम कर देते हैं। जैसे अभी 26 थे, फिर हमने एनालाइज किया कि हाँ ये टेस्ट केस हम रिडंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कुछ टेस्ट केस हमें रेगुलर एग्जीक्यूट करने हैं और कुछ टेस्ट केस हम स्किप्स कर सकते हैं। तो फिर वो हमने 15 टेस्ट केस का काउंट बना दिया कि 15 टेस्ट केस हमारे रेगुलर है, इसके आगे कुछ भी आएगा तो ये 15 हम एग्जीक्यूट करेंगे, डिपेंड अपॉन लाइक जो भी आपका आएगा। तो क्या होता है, ये जो हम बोलते हैं कि अभी ये एवरी टाइम हमारा 26 या 15 टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे, तो जैसे आपने देखा था कि ये 10 एवरी टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट? तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट टाइम न्यू फीचर आता है तो हम ये मैन्युअली करते हैं, बट नेक्स्ट टाइम से क्या होता है, अगर टीम टीम में कोई ऑटोमेशन का उन्होंने कोई हायर किया हुआ है और टीम को ऑटोमेशन करना है, तो वो क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो फिर मतलब टू टू टेस्ट केस, 3 टेस्ट केस ऐसे कर करके, मतलब हेलो सर। स्क्रिप्ट लिख। हेलो, सर बोल रहा हूँ सर, टेस्ट केस तो ग्राफ बना के ही करना पड़ेगा ना सर? देखो, नहीं नहीं, टेस्ट केस ग्राफ बना के नहीं। जैसे आप कैसे टेस्ट केस लिखते हो, जैसे एक टेस्ट केस लिखा, मतलब टेस्ट केस तो हम इसमें लिखते हैं ना, एक्सेल में लिखते हैं ना। अगर मैं हाँ सर, हाँ सर। कि मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये टेस्ट केस लिखे थे मेरे प्रोजेक्ट में, जैसे ये डैशबोर्ड के लिए मैंने 15 टेस्ट केस लिखे, और मतलब यहाँ पे मैंने 1 लाइन में ही लिखे, क्योंकि हमारे अभी अभी इस प्रोजेक्ट में हमें इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने एक टेस्ट केस लिखा, डैशबोर्ड शोइंग करेक्ट काउंट ऑफ ऑल कैरियर, ओके। तो मतलब ये जो भी हमारे डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए वो उनका काउंट करेक्ट होना चाहिए, ओके। और वहाँ पे स्टेटस एक्शन आना चाहिए कि व्यू, डिलीट ऐसे करके एक्शंस थे, वो दिखने चाहिए। और थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो नॉर्मली हम ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, ये हम अगर एक्सेल में लिखते हैं तो ये 2 चीज़ें लिखते हैं। फिर उसके बाद आप, मैंने जैसे बोला था कि स्टेप्स लिख सकते हो कि जैसे फर्स्ट अगर आपको ये कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो स्टेप 1 की लॉगिन करो, फिर स्टेप 2 की डैशबोर्ड पेज पे जाओ, स्टेप 3 की इस पे क्लिक करो। ऐसे स्टेप्स वगैरह हमने देखे थे, राइट? तो वो सब हम लिख सकते हैं एज पर यूर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कैसे स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अगर आपके पहले से ऐसे ही टेस्ट केस लिखे हुए हैं तो उसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। और अगर आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन दी जाती है, जैसे हमने जीरा देखा था, वैसे एप्लीकेशन में आप जाके टेस्ट केस लिख सकते हैं। फिर आप अगर वहाँ पे अगर टेस्ट केस लिखते हो
तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे फील्ड्स मिल जाएंगे। फिर आपको जस्ट जो फील्ड्स मैंडेटरी है वो आपको ट्रेनिंग में बता देंगे कि ये वाले फील्ड्स हमें भरने होते हैं, इसमें ये डालना होता है, उसमें वो डालना होता है। फिर आप वो करके आपके टेस्ट केस बना सकते हो। ओके, तो ऐसे आपके टेस्ट केस बन जाते हैं। फिर क्या होता है, स्टार्टिंग तो आप मैन्युअली से करते हो, मैन्युअली आपको सब करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, टीम डिसाइड करती है कि हमें कुछ टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं। स्क्रीन मतलब फ्रीज हो रही हेलो, है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर, रुक रुक के सर। मुझे लगता है कि कुछ इश्यू होगा। सिद्धि भी होल्ड पे है क्या? ओके, ठीक है। तो क्या होता है, आपके आपके टेस्ट केस आप मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हो नॉर्मली, बट टीम में अगर कोई ऑटोमेशन करना है तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम से डिसाइड करते हैं कि ये जो 10 टेस्ट केसेस है, हम उसमें से कोई ऑटोमेट करते हैं, क्योंकि एवरी टाइम हमें वो एग्जीक्यूट करनी होती है, राइट। तो मैन्युअली एवरी टाइम सेम काम करने से अच्छा होता है कि आप उसी टेस्ट केस को स्क्रिप्ट में उसका लिख दो। ओके, तो फिर स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, एज पर डेवलपमेंट ही होता है, इसलिए क्या करते हैं, जैसे एक वन डे में 2 टेस्ट केसेस ऐसे करके हम नॉर्मल लिखते हैं कि एक दिन में 2 से 3 टेस्ट केस हम ऑटोमेट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके धीरे धीरे हम ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट जो बिल्ड था, टू यहाँ पे कंसिडर करो कि हर एक बिल्ड 2 वीक्स का टाइम है। एक बिल्ड मतलब एक स्प्रिंट हमारा, और 2 वीक्स का टाइम होता है। तो एक फर्स्ट वीक में हमने कुछ नहीं किया, सेकेंड वीक में हमने 2 करके टोटल सपोज यहाँ पे काउंट कम है इसलिए आ रहा है, जैसे नॉर्मली काउंट ज्यादा होता है, 50-60 होता है, पर जैसे हमने 10 टेस्ट केस ऑटोमेट कर दिए। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम आप मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं करोगे 10 केस, आप सिर्फ ये वाले टेस्ट केस मैन्युअली एग्जीक्यूट करोगे, बाकी के आपके ऑटोमेशन से रन हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे और आप ऑटोमेट करोगे, जैसे 10 प्लस यहाँ पे और 5 ऑटोमेट कर दिए तो आपके 50 ऑटोमेट हो गए। ओके, ऐसे करके ऑटोमेशन का काउंट बढ़ता है। तो ऑटोमेशन करते हैं, मतलब अभी हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे हमारे एप्लीकेशन कैसे होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो सॉरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स कैसे, जिसको हम exe फाइल इंस्टॉल करते हैं, राइट। जैसे हमारा अभी स्काइप हो गया, और ये क्रोम एक एप्लीकेशन हो गया, और जो हमारा कुछ हम गेम्स इंस्टॉल करते हैं, और हमारा एक्सेल हो गया। ओके, और जैसे इक्लिप्स हो गया, जो भी हम एप्लीकेशन डॉट exe रहती है, और फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं, राइट, और वो हम माई कंप्यूटर से देखते हैं। तो वो सब टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं हम उनको। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि वो विंडोज पे चलते हैं, राइट। जैसे ये अलग, मतलब ये विंडोज उनको चलाता है। और नॉर्मली जो सेकेंड टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, एक आपका हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और दूसरा हो गया आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड मतलब जो भी एप्लीकेशन आप वेब ब्राउजर पे चलाते हो, जैसे ये एक HTML का हो गया। फिर उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप भी वेब पे चला सकते हो। फिर उसके बाद आप कोई अलग अलग साइट है, वो वेब पे चला सकते हो। जैसे आपका ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, वो वेब पे चलती है, और उनके एप्लीकेशन भी होते हैं। ओके, जैसे कोई डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर का एप्लीकेशन हो जाएगा, और उसके साथ आप बोल सकते हो कि अभी आजकल हम थर्ड टर्म भी यूज करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप। ओके, तो ऐसे आपके पास अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। तो इनको क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये डेस्कटॉप मतलब ये विंडोज पे हम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज इंस्टॉल होता है यहाँ पे। ये विंडोज पे चलते हैं, और विंडोज हो गया,
आपका मैक मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, मैक हो गया, कंप्यूटर पे जो चलते हैं, और लिनक्स हो गया, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और कंप्यूटर वेब बेस मतलब ये सब अपने वेब ब्राउजर पे चलेंगे, जैसे आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओके ऐसे। और थर्ड जो एप्लीकेशन होते हैं, जो आपके ऐप होते हैं, ओके, जैसे आपका एंड्रॉयड हो गया, और उसके बाद सपोज आप आपने आईफोन लिया है तो आई ऐप हो गया, ओके। आई ऐसे मतलब आईफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, ठीक है, समझ लो कि आईफोन का हो गया, ऐसे ऐसे करके आपके पास अलग अलग आईफोन आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम सर iOS है शायद। iOS, हाँ ओके सॉरी भूल गया था, iOS एक हो गया, ओके OS। तो ऐसे करके हमारे और भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ज्यादा करके इंडस्ट्री में यही यूज होता है। तो हर एक के लिए अलग अलग ऑटोमेशन लिखना पड़ता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक सेलेनियम एक ऑटोमेशन टूल है जो हम देखने वाले हैं, ओके। तो ये सेलेनियम ऑटोमेशन टूल ओनली वेब वेब बेस्ड टूल है, ओके। ये हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करता है। और आजकल उन्होंने कुछ न्यू अनाउंसमेंट लाई हैं, जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन को कर सकते हैं। बट अभी मोस्टली जो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेलेनियम हमारा ओनली वेब बेस्ड एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, ओके। क्योंकि अगर हमें मैक और विंडोज को सपोर्ट करना है तो उनका अलग स्ट्रक्चर होता है, राइट। वेब ब्राउजर का कैसे रहता है कि वेब ब्राउजर का जो कोड रहता है, जो अंडरनीथ जो ये चलता है इसके, वो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है और अलग अलग कोड होता है, उसको वो हैंडल करता है। और हर एक ब्राउजर क्या करता है कि सेलेनियम की कुछ फाइल्स लाइब्रेरीज बनाता है जो सेलेनियम को हेल्प करती है कहीं पे भी ब्राउजर पे इंटरेक्ट करने के लिए। इंटरेक्ट मतलब कैसे, अगर सेलेनियम एक टूल है तो वो ब्राउजर पे जाके उसको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे एक बटन है, ओके, यहाँ पे कुछ लिंक है, ओके, ऐसे करके यहाँ पे सर्च बॉक्स है, ऐसे ब्राउजर और हमारा जो सेलेनियम का कोड होता है वो उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, ओके। तो हम वो देखेंगे वो कैसे कैसे करते हैं। बट सेलेनियम में जो है वो हमारा वेब बेस्ड सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद डेस्कटॉप के लिए ज़्यादा करके एक यूएफटी करके एक टूल आता है, यूएफटी। उसके बाद टेस्ट टेस्ट कंप्लीट, ऐसे अलग अलग टूल है। बट ये जो टूल है ये फ्री नहीं है, ये कॉस्टली टूल है। ये उनकी कंपनी ये करती है। जैसे सेलेनियम जो टूल है वो फ्री टूल है, ओपन सोर्स है। तो जैसे उसकी लाइब्रेरी बना चुके हैं, मतलब थॉटवर्क्स करके एक कंपनी है, तो उन्होंने ये सेलेनियम बनाया था और वो फ्रीवेयर उन्होंने कर दिया है, मतलब हर कोई उसको डायरेक्टली जाके यूज कर सकता है, उसको कोई चार्ज नहीं लगता। बट ये यूएफटी और टेस्ट कंप्लीट जो है वो एचपी के प्रोडक्ट है, एक एक एचपी का है। जैसे अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ यूएफटी, ओके, यूनिफाइड टेस्टिंग, ओके, ये माइक्रो फोकस का एक प्रोडक्ट है, यूनिफाइड फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं इसको, ओके। तो ये बाद में शायद मुझे लगता है एचपी ने एक्वायर कर लिया है यूएफटी को, पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद अपना टेस्ट कंप्लीट एक है। ये प्रोडक्ट ज़्यादा कंपनी में क्यों नहीं यूज होते हैं, क्योंकि ये एक तो इनको चार्ज होता है, इनका ज़्यादा पैसे लगते हैं इनको हर एक इसका इंस्टेंस ये करने में। और ज़्यादा करके आजकल जो कंपनीज है वो वेब ब्राउज़र पे ही काम करते हैं ज़्यादा। अभी आजकल
डेस्कटॉप टूल्स नहीं आते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस नहीं आते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन शायद सेलेनियम से भी ऑटोमेट हम कर सकते हैं। मैं एक बार चेक करता हूँ। ओके, और ये स्मार्ट बियर का एक एप्लीकेशन है, ये टेस्ट कंप्लीट। माइक्रो फोकस, तो ये टूल आप 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल के साथ अगर मतलब ऐसे यूज कर सकते हो। उसके लिए भी आपको मतलब अलग अलग हम सेलेनियम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब आप इसका यूज भी करोगे ट्रायल लेके, तो आपको इजीली ये यूज कर पाओगे। ओके, तो इसकी ये भी एक कंप्लीट है, टेस्ट कंप्लीट का एक प्रोडक्ट है। और एक बार मोबाइल एप्लीकेशन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इसमें। तो हम इसलिए हम सेलेनियम से स्टार्ट करते हैं। बेसिक, तो इसका जो मतलब ये वर्क कैसे करता है, एक बार हम उसको बाद में देखेंगे, बट एक इसके अलग अलग टाइप है सेलेनियम के। तो एक इसमें क्या होता है, एक सेलेनियम आईडी एक होता है, जो जैसे हमारा एक्सटेंशंस होते हैं राइट, वैसे ये क्रोम का एक एक्सटेंशन होता है, ये क्रोम पे ही चलता है। ओके, मैंने यहाँ पे सेलेनियम क्रोम प्लगइन, अगर आप इस पे जाओगे सेलेनियम आईडी, तो आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करने को बोलेगा। ओके, तो मैंने अभी ये जस्ट इंस्टॉल किया है। तो आप अगर मैं इसको वापस से करता हूँ आपके सामने, ओके, ऐड टू क्रोम करना है। अब जस्ट आपको ऐड एक्सटेंशन, ये डाउनलोड हो जाएगा और हैज बीन एडेड टू योर क्रोम। तो एक्सटेंशन आपका ऐड हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे मेरा एक एक्सटेंशन एडेड है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो आईडी जो है वो उसको बोलते हैं हम रिकॉर्ड एंड प्ले। हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो हमारा जो सेलेनियम का आईडी है वो क्या करता है, उसी को रिपीट करता है। जैसे मैं अभी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे टेस्ट, ओके, एक क्रिएट हो गया, और मैं यहाँ पे एक न्यू टेस्ट ऐड करता हूँ, टेस्ट न्यू ऐड। ओके, और यहाँ पे बटन होता है रिकॉर्ड के लिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट क्या क्या प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वो तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद एक टेस्ट क्रिएट किया। ओके, सपोज ये टेस्ट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, स्टार्ट रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो स्टार्ट रिकॉर्ड के लिए वो बोलता है कि आपको कौन से एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे मैं अगर गूगल डाल देता हूँ, ओके, मुझे गूगल एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। तो अब अभी मैं ये एप्लीकेशन डाल दूंगा, यूआरएल और स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोलता हूँ। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्या होगा, ये पेज आ जाएगा। ओके, अभी के लिए इसको इग्नोर करो, इस पे क्लिक पे कुछ फेल होगा शायद। अब और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेस्ट ऑटोमेशन टाइप करता हूँ और इस पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, ये कुछ पेज ओपन हो गया, और इसमें मैंने ये वाला पेज ओपन किया। ओके, और मैं अभी क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप होने पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट टाइप बन चुका है। जैसे आप देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पे आ गया जो आपने एप्लीकेशन यूज बोला था google.com। फिर उसके बाद सबसे फर्स्ट आएगा ओपन, google.com ओपन हो रहा है। फिर से सेट विंडो साइज, माउस ओवर, मैंने माउस कहीं पे लेके गया। फिर उसके बाद क्लिक, फिर उसके बाद मैंने टाइप किया, टेस्ट ऑटोमेशन यहाँ पे लिख के आया देखो। फिर उसके बाद मैंने क्लिक किया, फिर और एक क्लिक किया। ओके, अभी ये इतना सारा मैंने जो किया था, जो जो एक्शन परफॉर्म किए थे, वो सब ये रिकॉर्ड कर देता है। अभी मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। ओके,
रन करंट टेस्ट, तो ये ओपन करेगा, टेस्ट ऑटोमेशन टाइप करेगा और रन करेगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सब ये ऑटोमेटिक हो रहा था। ओके, और सब टेस्ट, सब केस यहाँ पे स्टेप्स पास हो गए, इसलिए उन्हें उसने ग्रीन टिक यहाँ पे लगाया है। देखो मैं इसको वापस से रन करता हूँ, मैंने जस्ट क्लिक किया, ये ब्राउजर ओपन हो गया, उसने ये टाइप किया। ओके, अभी क्या होता है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता। जैसे अभी देखो यहाँ पे उसने यहाँ तक तो गया, बट उसने टेस्ट अभी बाद, उसको टाइम लगा थोड़ा, राइट। बट उसने ये कर दिया। जैसे अब अगर हम और एक एप्लीकेशन अगर कोई देखते हैं, ओके, ये एप्लीकेशन पे मुझे करना है। ओके, ऑटोमेशन मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टेस्ट ऐड कर देता हूँ और UFT टेस्ट करके ऐड, और इसको बोलता हूँ रिकॉर्ड। यहाँ पे रिकॉर्ड बटन है। ओके तो मुझे लगता है इसने क्या किया है, गूगल सर्च, और मैं यहाँ पे फ्री ट्रायल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे आकाश टाइप कर देता हूँ, एंटर। ओके, और अभी मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। इसने ओपन किया, यहाँ पे गया, आकाश टाइप किया। ओके, ऐसे ये ऐसे अलग अलग नॉर्मल अगर आपके पास टेस्ट केस है तो आप ऐसे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑटोमेशन होता है ऐसे ही होता है। आपको जो भी टेस्ट केस ऑटोमेट करनी होती है, आप आप वन बाय वन कोड लिखते हो, राइट। जिससे फर्स्ट ओपन, जैसे हम मैन्युअली स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं वैसे ही हमें कोड लिखना होता है। तो ये वाला जो आईडी है सेलेनियम का, वो हमें सब सर हेलो यस सर। यस 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 बताओ। हेलो सर। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? हाँ आ रही है सर, आ रही है सर, पूछ रहा था हाँ कुछ सर, आप उस हाँ पे जाओ ना सर। हाँ ओके। सर जो रिकॉर्ड होगा सर, जो जहाँ पे सर उसी के अंदर में बता देगा, वैल्यू में बता देगा ना उसका। हाँ, जैसे मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूँ और कुछ, जैसे मैंने ये कुछ टाइप किया, तो ये अलग अलग होता है। जैसे कमांड मतलब क्या है, अलग कमांड, जैसे ओपन करना है, क्लिक किया मैंने, कुछ रन किया, जैसे अलग अलग ये कमांड ऑटोमेटिकली लेता है वो। ओके, ये हमें देना ही नहीं पड़ता है। जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे ये फर्स्ट कमांड ओपन है, मतलब ये वेब ब्राउजर का गूगल वाला ओपन हो गया। फिर उसके बाद सेट विंडो साइज, फिर क्लिक, मैंने ये क्लिक किया, मतलब अभी अभी ये टारगेट में ये एन नेम इक्वल टू क्यू क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। बट इसका मतलब है उसने इस पे क्लिक किया, ये जो सर्च बॉक्स है ना उस पे क्लिक किया उसने। ओके, फिर टाइप का मतलब है टाइप, यहाँ पे उसने टाइप किया, जहाँ पे क्लिक किया था वहीं पे टाइप किया। क्या टाइप किया? ये वैल्यू टाइप किया। ओके, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट जो आएगा रिजल्ट उस पे क्लिक किया है, इसका ये मीनिंग होता है। तो ये आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन कि ये क्या है। कहाँ गया वो? अच्छा, प्लगइन इधर है। ओके, तो ये ऐसे अपने आप रिकॉर्ड होता है और हम इसको ऐसे एक एक टेस्ट केस सेव करके आपको जो चाहिए वो आप सेव करके रख सकते हो। ओके, नॉर्मली आपको अगर खुद के लिए भी अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको कुछ आइडिया है, तो जैसे आप जब मशीन स्टार्ट करते हो, तो सपोज आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी है, जैसे कुछ शेयर मार्केट का ओपन करना है। ओके, तो आप डायरेक्टली ऐसे स्क्रिप्ट लगा सकते हो और शेयर मार्केट के 5-6 जो भी आपको पेजेस चाहिए वो अपने आप वो रन करके आपको चालू करके दे देगा। अगर सपोज आपको कहीं पे लॉगिन करना है तो आप लॉगिन भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कहीं पे अगर कैप्चा वगैरह आता है तो आप वो नहीं दे पाते यहाँ से, क्योंकि कैप्चा डायनेमिक होता है, राइट।
जैसे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, और वेबसाइट भी क्या करती हैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, वो ये ट्राई करती हैं कि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट उनके बटन को एक्सेस ना कर पाए, उनके बटन एवरी टाइम कुछ नया नए से ओपन होते हैं। जैसे ये कैप्चा क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ऐसे हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं और कोई भी जैसे मैन्युअली तो उसको टाइम लगेगा, राइट, बट अगर स्क्रिप्ट से करते हैं तो बहुत फास्ट होता है, और एक स्क्रिप्ट को कितने भी बार रन करवा सकता है, राइट, 10,000 टाइम। तो उसके लिए ये कैप्चा आते हैं। फिर कैप्चा कैप्चर करने के लिए मुश्किल होता है, राइट, उसको ये टेक्स्ट हम रीड नहीं कर सकते, वो मैन्युअली और ह्यूमन आई से हमें रीड करके यहाँ पे डालना होता है। फिर इसके लिए भी कुछ स्क्रिप्ट बनते हैं, जैसे आपने सोचा देखा होगा कि मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग से हम ये भी रीड कर सकते हैं, बट उसको ज़्यादा कंप्यूटेशन और थोड़ा ज़्यादा ये लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट कैप्चा आते हैं। फिर उसके बाद आपने गूगल का गूगल का आपने आई एम ह्यूमन वाला देखा होगा, राइट, ये वाला कैप्चा आपने देखा होगा ये। तो ये कैप्चा कैसे वर्क होता है, आप जब क्लिक करते हो ना इस पे, तो वो बैकग्राउंड में एनालिसिस करता है कि ये जो क्लिक हुआ है, जैसे अगर ऑटोमेशन से क्लिक होता है ना, तो ऑटोमेशन क्या करता है, यहाँ पे अगर कर्सर है तो विदाउट कर्सर मूव किए वो इस पे क्लिक कर देगा। बट ह्यूमन कैसे करेगा, ऐसे थोड़ा ऐसे जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसे क्लिक करेगा, तो वो ह्यूमन का चेक करता है कि ह्यूमन ने किया है या इसमें किया है। फिर उसके बाद वो पूछता है कि ये इमेजेस एनालिसिस करो, ऐसे अलग अलग। फिर ऑटोमेशन से आपका वेबसाइट एक्सेस नहीं होना चाहिए, फिर इसलिए ये अलग अलग मेथड्स आती है। ओके, बट मैन्युअली सब सब लोग ऐसे नहीं कर पाते, जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं तो वो उस पे इतना कुछ लगा नहीं रहता है, तो आप वहाँ पे जाके ऑटोमेशन से कर सकते हो, अगर आपको कोई वेबसाइट पता है कि वहाँ पे आपको जैसे जाके चेक करना है ऑटोमेशन से, तो आप ट्राई करना। और गूगल पे सर्च करके भी आप एक एक दो टेस्ट केस ट्राई कर सकते हो। तो इसको कैसे करना है मैं वापस से बोल देता हूँ। एक तो आपको सेलेनियम क्रोम प्लगइन करके सर्च करो, फिर जो आईडी आएगा, और सेलेनियम आईडी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ओके, फिर इस पे जाके जस्ट आपको ये क्रोम पे ही चलेगा। ओके, तो ये आप यहाँ से ऐड कर दो। ऐड होने के बाद आपके एक्सटेंशन में यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैं इसको ओपन करूंगा, फिर आपको पूछेगा कि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और नॉट, यहाँ पे सब बटन्स भी है, ओपन प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सपोज test5। ओके, फिर ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। फिर इसमें आप क्या करोगे, न्यू टेस्ट ऐड करोगे, एक एक टेस्ट केस ऐड करोगे। जैसे मैं एक न्यू टेस्ट केस ऐड करता हूँ, टेस्ट केस 1, इसका नाम है लॉग इन टू, ऐसे कुछ नाम है, और मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ। ओके, तो ये पूछेगा कि कौन सा यूआरएल यूज करना है, तो मैं बोलूँगा गूगल का है और स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और मैं ये बोलूँगा कि मुझे यहाँ पे जाके लॉगआउट करना है। कि अगर लॉगिन हुआ तो लॉग आउट करना पड़ेगा, और फिर साइन इन अगेन। ऐसे करके अगर मैं कुछ भी क्लिक करता हूँ और उसमें मैं क्लोज कर देता हूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो उसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ वापस से, तो अभी मेरा क्या है, यहाँ पे लॉगिन है ही नहीं, तो वो ये फेल हो जाएगा। देखो, अगर जो एक्सपेक्टेड है वैसे कुछ नहीं रहता है, तो अगर उसको वो बटन नहीं मिलता है, जैसे अभी मेरा पहले साइन इन था, अभी साइन इन था मेरा, तो मैंने साइन आउट किया उस पे, बट मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे साइन इन नहीं है। ओके, तो ये अलग अलग चीजें आपको हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ,
ओके, ये चलने लग गया है फिर। तब तक ये इसने वेट किया जब तक उसको वो साइन आउट वाला बटन नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता था तो वो ये चलता नहीं था फिर। तो ऐसे होता है। आप जस्ट ट्राई करना इसको अलग अलग मेथड से, तो आपको पता चलेगा। बट नॉर्मली क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में ज़्यादा करके रिकॉर्डिंग और प्ले वाले टेस्ट केस नहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेस्ट केसेस होते हैं। और ओके, और वो मतलब यहाँ पे अलग अलग इनपुट्स देने पड़ते हैं, कहीं 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 पे डायनेमिक वे होता है। तो इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि खुद से स्क्रिप्ट लिख के ये करते हैं, मतलब टेस्ट केस बनाते हैं। तो बट फिर भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे अगर फर्स्ट टाइम आपको कोई एप्लीकेशन दिया है, जैसे आपको अगर बोला कि जीरा का ये एप्लीकेशन है और आपको इसको इसमें टेस्ट केस लिखने हैं कि आप यहाँ पे क्रिएट बटन दबा सकते हो या नहीं दबा सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, इससे हम करते हैं, मतलब जैसे मैं एक जीरा का करता हूँ कि हमें पता चलना चाहिए कि हम इसका ऑटोमेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ, तो ये जीरा का पेज ओपन करेगा। फिर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि यहाँ पे क्रिएट का बटन हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्सेसिबल। ओके, और फिर मैं क्या करता हूँ, कैंसिल का बटन दबा देता हूँ। ओके, और क्लोज और स्टॉप। टेस्ट 1। ओके, तो ऐसे टेस्ट केस आप लिखते हो। जैसे अब देखो ये रन हो गया, यहाँ पे उसने क्रिएट पे क्लिक किया और कैंसिल पे भी क्लिक किया, आपको दिखा भी नहीं, इतना फास्ट ये क्लिक कर देता है। तो मोस्टली फर्स्ट टाइम जब आपको कुछ भी ऑटोमेट करना हो तो आप ये देख सकते हो कि ये सेलेनियम आईडी उसको कर पाता है या नहीं कर पाता, कहीं पे डिफिकल्टीज आती हैं क्या। ओके, तो ये एक पार्ट हो गया रिकॉर्ड एंड प्ले का। ये सब नॉर्मली जितने भी जैसे यूएफटी हो गया जो मैंने बोला था आपको, तो वो भी रिकॉर्ड एंड प्ले का फीचर प्रोवाइड करते हैं। बट जितना मैंने आज तक देखा है कि इंडस्ट्री में ज़्यादा करके रिकॉर्डिंग वाला यूज़ नहीं करते। बट आजकल कुछ न्यू टूल्स आ रहे हैं जो अ, मतलब इतने इवॉल्व हैं कि आप रिकॉर्ड से स्क्रिप्ट बना सकते हो, फिर उसको आप मैन्युअली जाके चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं अगर यहाँ पे जाके मुझे बोलना है कि मुझे इसको चेंज, अभी इसको मैं चेंज करने को मुझे यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, बट कहीं कहीं पे वो भी ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ डाउट है आपको रिकॉर्ड एंड प्ले में, कि हमने एक टेस्ट केस रिकॉर्ड किया और उसको हम जितने भी आपको टेस्ट केस चाहिए वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको सेव कर लेना। मैं ट्राई करता हूँ। कि ये सेव हो गया, फिर आप इसको किसी और को भी भेज सकते हो, फिर वो भी वो सेम इंपोर्ट करके वो वाला प्रोजेक्ट ओपन करके रन कर सकता है प्रोजेक्ट। तो इसमें रिकॉर्ड एंड प्ले में कुछ डाउट है आपको? वीडियो देख लूंगा सर। नो सर, डाउट तो नहीं है। नो सर। एक बार देख लूंगा वीडियो। एक बार ट्राई करो। ये कैसे होता है, आपने अगर आप एक एप्लीकेशन खुद से ले सकते हो और उस पे आप ट्राई करके देख सकते हो कोई एप्लीकेशन सपोर्ट करता है या नहीं करता है। ओके, मैं यहाँ पे भी ये भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर इस पे ऑनलाइन का है तो फर्स्ट टाइम हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे न्यू लेता हूँ SBI, बट हम कैप्चा नहीं डाल सकते, तो इसलिए वहां तक ही हमें ये करना पड़ेगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोलता हूँ, यहाँ पे आ गए, इसको जूम किया, लॉगिन पे क्लिक किया,
अगेन लॉगिन, और यहाँ पे सपोज मैं आकाश ऐसे कुछ डालता हूँ, कैप्चा मैंने कुछ डाल दिया नॉर्मली और लॉगिन पे क्लिक किया, ओके, इनवैलिड कैप्चा बोलता है। फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग, इस पे है टेस्ट केस 1। और हाँ, यहाँ पे अभी देखो, जैसे हम कुछ कोई भी टेस्ट केस लिखते हैं, राइट, जैसे मैंने SBI की टेस्ट केस लिखी है और मैं इनवैलिड कुछ डालता हूँ, जैसे आपने बोला कि इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड डालो, इनवैलिड कैप्चा डालो, लॉगिन करो, यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा ये ऑप्शन आता है या नहीं आता है, तो ये भी आप वैलिडेट कर सकते हो कि मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ से कि, क्योंकि क्लिक करना एक बात हो गई, फिर उसके बाद आपको ये चेक भी करना है कि वहां पे इनवैलिड ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको मैं रहने देता हूँ और एक बार न्यू टेस्ट केस लेते हैं, टेस्ट केस 2 बोल देता हूँ मैं इसको, ऐड रिकॉर्ड, इसको मैक्सिमाइज किया, लॉगिन, लॉगिन टेस्ट, टेस्ट में कुछ डाला मैंने और लॉगिन बोला, इनवैलिड कैप्चा है। तो ये बात होती है कि आप इसको चेक करने के लिए, शायद मुझे पता नहीं इसमें रिकॉर्डिंग में कुछ ऑप्शन है या नहीं है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ऐसे ही मतलब ऐसे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं IDE के, जैसे अभी मुझे वहां पे चेक करना था कि वहां पे जो लिख के आया है वो इनवैलिड कैप्चा से लिख के आया है, राइट, तो इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है करने के लिए। जैसे अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, इस वाले को रन करता हूँ, देखो इसने कितने फास्ट जाके उसने यहाँ पे पूरा डाल दिया, ओके। फिर उसके बाद मुझे लगता अलग अलग ऑप्शंस हैं इसमें भी, जैसे अभी मैंने क्या किया, विंडो क्लोज कर दी, राइट, तो अभी ये उसके पूरे स्टेप्स रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ये शायद ये इतना फेल हो जाएगा, यहाँ पे रेड में आ जाएगा। तो इस पे आप अलग अलग ऑप्शन जाके ट्राई करो, यहाँ पे ऑप्शन भी, जैसे आपको कितना फास्ट एग्जीक्यूट करना है और स्लो एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे ये बटन है, ठीक है, ओके। तो और मैंने जो बोला था, जैसे आपने ये टारगेट क्या होता है, राइट, तो ये क्या होता है, जैसे मैं गूगल पे दिखाता हूँ आपको, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे क्लिक किया मतलब उसने लिखा था नेम इक्वल टू क्यू, ऐसे किया था। अभी क्या करो आप, यहाँ पे जाने के बाद इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, ओके, इंस्पेक्ट पे आपको ये विंडो ओपन होगी। एक तो आपकी ये विंडो ऐसे ओपन हो सकती है, ऊपर आपको यहाँ पे जाना है 3 डॉट्स पे और इसको बट हॉरिजॉन्टल कर देना है, ओके। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाके जब आप इंस्पेक्ट करते हो तो आपको इसके रिलेटेड जो भी HTML का कोड लिखा होगा वो आपको दिख जाता है। जैसे इनपुट है, ये इनपुट बॉक्स है इसलिए इनपुट है, फिर उसके बाद उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है नेम इक्वल टू क्यू, ओके, तो इस प्रॉपर्टी को उसने यूज किया टू यूनिकली आइडेंटिफाई ये सर्च बॉक्स, ओके। तो वैसे ही क्या होता है, अलग अलग जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको कुछ लिखता हूँ, उसके बाद मेरा यहाँ पे कुछ इनपुट आया, ओके, मैं इसको भी जाके अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसका प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं आया, ये इसका प्रॉपर्टी क्या है, एक डिव है, फिर उसके बाद ये डिवीजन डिवीजन अलग होता है, फिर उसके बाद ये फॉर्म में, फिर इसको अगर आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी है तो आपको उसका एक पाथ बनाना पड़ता है, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है इस कोड में, ओके। तो उसको बोलते हैं एलिमेंट, ये जो भी आपका ये रहता है, जो भी UI पे आपको दिखता है, जैसे बटन हो गया, इनपुट बॉक्स हो गया, ओके, ये जो भी होता है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट, होते हैं ये UI के और ब्राउजर के, और उनके ऊपर हमें एक्शन परफॉर्म करना होता है, राइट। एक्शन जैसे आपको क्लिक कर सकते हो, इनपुट बॉक्स है तो कुछ इनपुट आप डालते हो, राइट, उसमें
तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो ये एलिमेंट जो है जिस पे आपको काम करना होता है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि id इक्वल टू बटन 2 है। इसको मैं स्टॉप ही कर देता हूँ। सबसे पहले क्या आया, जैसे जिसने उस पर क्लिक किया था फिर उस पर CSS ऐसे कुछ लिख के आया है जा, और उसके बाद id इक्वल टू यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, अगर आप जाओगे SPA ऑनलाइन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी जो ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे नॉट अलाउड करके आ रहा है, क्योंकि ये बैंक का एप्लीकेशन है और वो सपोर्ट नहीं करता है कुछ चीजें हमें करने के लिए। बट यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते थे, राइट, फिर उससे सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरो वाला, उस पर क्लिक करके बाद में जहाँ पे भी आपको जाना है, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना होता है। ओके, अभी ये इनपुट आ गया। फिर इसका नेम क्या है, नेम इक्वल टू यूजर नेम। ओके, देन id इक्वल टू यूजर id, ये भी उसका एक प्रॉपर्टी है। तो फिर ये प्रॉपर्टी यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप id इक्वल टू यूजर नेम, वहाँ पे क्या टाइप करना है, टेस्ट। अभी यहाँ पे टेस्ट की स्पेलिंग गलत है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको एलिमेंट फाइंड करना होता है। बट ये क्या करता है, आईडी जो है हमारा वो खुद से ही सब कुछ कर देता है। ओके, खुद से ही उसने ये टारगेट वगैरह किया। बट जब आप स्क्रिप्ट करते हो खुद से, अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो आपको हर एक एलिमेंट जाके चेक करना होता है कि उसको हम यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि स्क्रिप्ट को तो पता नहीं कि कहाँ पे क्लिक करना है, तो उसको बताना पड़ता है। ओके, तो अभी के लिए आप ये वाला ही ट्राई करो, सेलेनियम आईडी। फिर नेक्स्ट टाइम से हम सेलेनियम की फिर नेक्स्ट कंसेप्ट और बेसिक से जो थ्योरी वगैरह है वो देखते हैं। ओके।